कहानी के पिछले भागों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। दिशा जी कहती हैं, आज आराधना दीदी और अंशिका जी का सपना पूरा होने वाला है। दिशा जी की बात सुनकर जहां सब मुस्कुराने लगते हैं, वहीं शिव्यांशिका उनको अचरज भरी नज़रों से देखती है। काव्या शिव्यांशिका को देखकर, शिव्यांशिका, मैं तुम्हें अभी से बता देती हूँ, रुद्र और तुम्हारी शादी के बाद भी तुम मेरे लिए मेरी छोटी बहन ही रहोगी। काव्या की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं, वहीं शिव्यांशिका भी फीकी मुस्कान मुस्कुरा देती है। तभी दिशा जी आराध्या जी को देखकर नम आंखों से कहती है, आराध्या, आज जो कुछ भी हो रहा है सब तुम्हारी वजह से। आज मेरे घर इतनी खुशियाँ हैं, वो भी तुम्हारी वजह से। आराध्या जी दिशा जी को देखकर, ये क्या बोल रही हो दिशा? दिशा जी बोली, मैं सच बोल रही हूँ आराध्या, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने और अभिज्ञान भाई साहब ने शिव्यांशिका को संभाला, उसका इतना ध्यान रखा। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद ये सब नहीं कर पाता। तुमने शिव्यांशिका की ज़िंदगी संवार दी। आराध्या जी दिशा जी की बात सुनकर अपनी नम आंखों से शिव्यांशिका को देखकर कहती हैं, ऐसा मत बोलो दिशा, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि मैं तो कहूँगी कि शिव्यांशिका की मेरी ज़िंदगी में आने से मेरी ज़िंदगी संवर गई। मेरे घर की खुशियाँ तो शिव्यांशिका अपने साथ लेकर आई थी, इसलिए मैंने कोई महान काम नहीं किया है। अंशिका देखती है कि आराध्या जी और दिशा जी की बातों से माहौल थोड़ा इमोशनल हो गया है, तो वो कहती है, वैसे शिव्यांशिका भाभी, लगता है आप और तृप्ति भाभी आराध्या आंटी को बहुत तंग करती हैं, तभी तो वो आप दोनों को साथ में ही भगा रही हैं। अंशिका की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं। वहीं वंदना जी अंशिका को घूरने लगती हैं। इसी तरह सब बातें करने लगते हैं। वहीं अभिज्ञान जी भी वीर जी और बाकी जेंट्स के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। वीर जी अभिज्ञान जी को देखकर, वैसे अभिज्ञान, तुम तो अपने कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में बाहर गए थे ना, तो फिर तुम रुद्र और शिव्यांशिका के साथ कैसे? वीर जी का सवाल सुनकर अभिज्ञान जी थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं। वो खुद को संयमित करके बोलते हैं, एक्चुअली मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में बाहर ही गया था, और जब मैं वापस आ गया था तो रास्ते में रुद्र और शिव्यांशिका मुझे मिल गए, तो मैं उन दोनों के साथ ही यहाँ आ गया। अभिज्ञान जी की बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। वहीं रुद्र और पूरे लड़कों की टोली भी आपस में बात कर रही थी। बात क्या कर रही थी, बल्कि अक्षय, तरुण और रुद्र की टांग खींची जा रही थी। अक्षय देखता है कि जब से रुद्र को उसकी शादी की डेट के बारे में पता चला है, वो किसी सोच में गुम था। अक्षय रुद्र को ऐसे कहीं खोया हुआ देखता है तो उससे पूछता है, क्या बात है रुद्र, कोई प्रॉब्लम है क्या? रुद्र जो अपने किसी सोच में गुम था, वो अक्षय का सवाल सुनकर होश में आता है। कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। आदित्य रुद्र की बात सुनकर, क्या बात है साले साहब, कहीं आप अभी से अपनी शादी के ख्याल में तो नहीं खो गए? रुद्र आदित्य की बात सुनकर, अरे नहीं जीजू, ऐसी कोई बात नहीं है। वंश रुद्र की टांग खींचते हुए, हाँ हाँ जीजू, ऐसी कोई बात होगी भी तो रुद्र भाई हमें थोड़ी बताएंगे। रुद्र वंश को, तू कभी नहीं सुधरेगा। वंश हंसते हुए, बिगड़े कब हैं जो सुधरेंगे? वंश की बात सुनकर रुद्र और अक्षय को छोड़कर सब हंसने लगते हैं। अक्षय वंश को देखकर, वंश बस 2 मिनट बात करने दे उसे। अक्षय की बात सुनकर वंश चुप हो जाता है, तो अक्षय रुद्र को देखकर कहता है, अब चल तू बता, प्रॉब्लम क्या है? तू शादी की डेट सुनकर खुश नहीं है क्या? रुद्र कुछ सोचकर अक्षय की बात का जवाब देता है, भाई मैं अभी शादी नहीं कर पाऊंगा। रुद्र की बात सुनकर सब लड़कों के बीच सन्नाटा पसर जाता है। किसी को कुछ बोलते ही नहीं बनता। तभी सबको एक आवाज़ आती है, वाट? सब पलट कर देखते हैं तो वीर जी खड़े थे, जो रुद्र से बात करने के लिए आए थे। पर रुद्र की बात सुनकर वो शॉक्ड हो गए थे। वीर जी गुस्से से रुद्र को देखकर, ये क्या नाटक है रुद्र, तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी, तुम जानते क्या हो आखिर? वीर जी की गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर सब इकट्ठा हो जाते हैं। शिव्यांशिका और बाकी सारे लोग भी रुद्र और वीर जी के पास आ जाते हैं। रुद्र वीर जी की बातों का जवाब देते हुए, डैड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अभी शादी नहीं कर पाऊँगा। वीर जी गुस्से से, लेकिन क्यों नहीं कर पाओगे, कोई तो वजह होगी। रुद्र बोला, डैड वजह है, पर मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। वीर जी रुद्र की बात सुनकर शिव्यांशिका की तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं, शिव्यांशिका, तुम ही इसे समझाओ, इतना अच्छा मुहूर्त निकला है, तुम लोगों को भी शादी कर लेनी चाहिए, और ये रुद्र पता नहीं क्यों मना कर रहा है।
बीर जी की बात सुनकर शिव्यांशिका उनकी तरफ देखते हुए कहती है, अंकल मैं रूडी की बात से सहमत हूँ, मैं भी अभी रूडी से शादी नहीं करना चाहती। शिव्यांशिका की बात सुनकर इस बार बीर जी के साथ बाकी सब भी हैरान हो जाते हैं। आराध्या जी शिव्यांशिका को देखकर, लेकिन क्यों बेटा नहीं करना आप दोनों को अभी शादी? रुद्र आराध्या जी को देखकर, आंटी हम आपको अभी कुछ नहीं बता सकते, लेकिन हम अभी शादी नहीं कर सकते। अभिज्ञान जी जो इतनी देर से शांत थे, वो रुद्र और शिव्यांशिका को देखकर कहते हैं, मुझे आप दोनों से अभी बात करनी है अकेले में। अभिज्ञान जी की बात सुनकर रुद्र और शिव्यांशिका अंदर एक रूम में चले जाते हैं। अभिज्ञान जी भी सबको एक नज़र देखकर अंदर चले जाते हैं। अभिज्ञान जी बोले, आप लोगों के शादी से इनकार करने का रीज़न? अंकल आप जानते हैं इस समय हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, माया कभी भी यहाँ आ सकती है, हमें पहले उससे निपटना है। अभिज्ञान जी रुद्र की बात सुनकर शिव्यांशिका को देखकर पूछते हैं, क्या आपका भी शादी से इनकार करने का यही रीज़न है? शिव्यांशिका बोली, जी हाँ मेरा भी यही रीज़न है, जब तक माया के यहाँ आने के बारे में कुछ पता नहीं चल जाता हम कुछ नहीं कर सकते, ये शादी भी नहीं। अभिज्ञान जी बोले, एक बाप होने के नाते मैं बेशक आपके इस फैसले से सहमत नहीं हूँ, पर आप लोगों का चीफ होने के नाते मैं भी आप लोगों के फैसले से सहमत हूँ। हम जैसे लोगों के लिए पहले हमारा देश आता है, बाद में और कुछ, इसलिए आप दोनों निश्चिंत रहें, मैं बाहर सबको संभाल लूँगा। अभिज्ञान जी की बात सुनकर रुद्र और शिव्यांशिका बिना कुछ बोले उनके साथ बाहर आते हैं। जैसे ही तीनों बाहर आते हैं सबकी नज़रें उन पर जम जाती है। अभिज्ञान जी बोले, दोनों अभी शादी नहीं करना चाहते क्योंकि दोनों एक दूसरे को ठीक तरह से समझना चाहते हैं। दोनों का कहना है कि उन्हें कुछ और टाइम चाहिए, इसलिए वो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते। अभिज्ञान जी की बात सुनकर वंश तरुण को देखकर धीरे से कहता है, हमें तो लगा था अभिज्ञान अंकल रुद्र भाई और शिव्यांशिका भाभी को शादी के लिए कन्विंस करेंगे, पर उल्टा ये तो इन्हीं की भाषा बोलने लगे। तरुण वंश की बात सुनकर उसे चुप रहने का इशारा करता है, तो वंश तरुण को देखकर मुंह बना लेता है। बीर जी अभिज्ञान जी को देखकर, अभिज्ञान तुम ये क्या बोल रहे हो? मुझे लगा तुम इन्हें मनाओगे, पर तुम तो इन्हीं की तरह शादी से मना कर रहे हो। अभिज्ञान जी बीर जी की बात सुनकर, बीर मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं बता रहा हूँ शादी में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों में अभी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है जिसके लिए वो समय मांग रहे हैं, तो उन्हें समय देते हैं ना हम। अभिज्ञान जी की बात कहीं ना कहीं सबको सही लग रही थी, पर बीर जी अभी भी खुश नहीं थे। बीर जी को लग रहा था कि ये रीज़न नहीं है दोनों की शादी से मना करने का, क्योंकि उन्होंने खुद रुद्र और शिव्यांशिका के बीच अंडरस्टैंडिंग देखी है। उनके हिसाब से रुद्र और शिव्यांशिका के बीच का रिश्ता काफ़ी मजबूत है, जिसमें छोटी सी भी दरार कभी नहीं आ सकती थी। पर वो ये बात किसी से भी नहीं कह सकते और बिना कुछ बोले अपने रूम में चले जाते हैं। माहौल अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं था, इसलिए सब बड़े अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं रुद्र और शिव्यांशिका को छोड़कर पूरी टोली भी बाहर गार्डन में आ जाती है। अंशिका उदास होकर, सब कितने उदास हो गए हैं। तन्वी बोली, हाँ और हम कुछ कर भी नहीं सकते। आदित्य बोला, शादी की डेट निकालने के बाद सब कितने खुश थे। काव्या बोली, हम रुद्र और शिव्यांशिका को मना नहीं सकते क्या? आदित्य बोला, नहीं काव्या, मना भी ले तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों का कहना सही है, अभी उनके बीच अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो फिर शादी का क्या फ़ायदा। जहाँ सब ऐसे ही बात कर रहे थे, वहीं शिव्यांशिका अपने रूम में बैठी बीर जी के बारे में सोच रही थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जल्दी से मुस्कुराते हुए रूम से बाहर चली जाती है। शिव्यांशिका नीचे किचन में आती है तो देखती है वहाँ कोई नहीं था। वो अंदर आकर कुछ सामान ढूंढकर निकालने लगती है। बीर अंकल को मासा के हाथ का हलवा बहुत पसंद था, मैं वो बना लेती हूँ, लेकिन केवल हलवा अच्छा थोड़ी लगेगा, मुझे तो डिनर भी बनाना चाहिए, पर मैं क्या बनाऊँ, मुझे तो खाना बनाने ही नहीं आता। एक काम करती हूँ, पूड़ी तो आसान होती है ना, वो बना लेती हूँ, और सब्जी इंटरनेट से देखकर बना लूँगी। हाँ यही ठीक रहेगा। खुद से कहकर शिव्यांशिका जल्दी से सारा सामान ढूंढकर बाहर निकालती है और इंटरनेट की मदद से छोले की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी देखने लगती है। वो एक तरफ कढ़ाई चढ़ाकर सब्जी की तैयारी करती है और दूसरी तरफ अपनी मासा की तरह हलवा बनाने की कोशिश करती है। हालांकि उसे हलवे की रेसिपी याद तो नहीं थी, पर बचपन में जब भी अंशिका जी हलवा बनाती तो वो देखती तो थी, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा ही वैसा बनाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद बीर जी और दिशा जी अपने रूम में बैठे हुए थे, तभी बीर जी को कुछ जलने की स्मेल आती है।
वो अपने आसपास देखने लगते हैं कि कहीं कुछ चल तो नहीं रहा है। उनकी ऐसी हरकत देखकर दिशा जी कहते हैं, क्या बात है वीर? वीर जी दिशा जी को देखकर, दिशा जी आपको कुछ जलने की स्मेल नहीं आ रही है? दिशा जी बोले, हाँ वीर आ तो रही है, पर अपने रूम से नहीं आ रही है। दिशा जी की बात सुनकर वीर जी और दिशा जी दोनों रूम से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं अशोक जी और वंदना जी भी रूम से बाहर आ चुके हैं। वहीं रुद्र जो अपने रूम में बैठा हुआ था वो भी स्मेल की वजह से बाहर आ चुका था। धीर जी और रंजीता जी भी बाहर आकर वीर जी से कहते हैं, कुछ चल रहा है क्या? वीर जी बोले, भैया स्मेल तो हमें भी आ रही है। रुद्र देखता है किचन की तरफ से स्मेल आ रही थी और हल्का हल्का धुआं भी आ रहा था तो वो किचन की तरफ भागता है। वहीं वीर जी और बाकी सब भी किचन की तरफ भागते हैं। सबको ऐसे भागता देखकर टोली जो गार्डन में बैठी थी और स्मेल की वजह से अंदर आई थी वो भी किचन की तरफ आती है। किचन के पास आकर रुद्र और वीर जी के कदम वहीं रुक जाते हैं क्योंकि अंदर का नज़ारा देखने लायक था। पूरे किचन का सत्यानाश हो चुका था। शिव्यांशिका गीले आटे की वजह से अपने हाथ और मुंह में काफ़ी ज़्यादा आटा छाप चुकी थी। वहीं सब्जी जल गई थी जिसकी वजह से इतनी स्मेल आ रही थी और उससे इतना धुआं उठ रहा था कि शिव्यांशिका उस धुएं को कम करने के लिए गैस बंद करने की बजाय अपने हाथ से हवा दे रही थी। एक साइड हलवा बनकर तैयार था, वहीं साइड में शिव्यांशिका के फ़ोन पर सब्जी की रेसिपी अभी भी चल रही थी। ये सब देखकर कोई रोता हुआ व्यक्ति भी हंस सकता था। बाहर सारे लोग खड़े होकर उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे और सबसे अनजान शिव्यांशिका अभी भी अपनी सब्जी के साथ जूझ रही थी। वो खुद से कहती है, हे भगवान, इसका धुआं तो उठ ही नहीं रहा है, मेरा इतना धुआं क्यों उठ रहा है? और स्मेल भी अजी स्मेल कहकर शिव्यांशिका जल्दी से अपनी सब्जी ध्यान से देखती है तो उसकी सब्जी बन नहीं रही थी बल्कि उसकी सब्जी जल रही थी। ये देखकर शिव्यांशिका जल्दी से गैस ऑफ करती है और टेंशन के मारे अपने गीले गीले आटे के हाथ को अपने चेहरे पर रख देती है। शिव्यांशिका की ऐसी हरकत देखकर वीर जी और रुद्र के साथ बाकी सब जो खुद को हंसने से रोके हुए थे वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। शिव्यांशिका सबको अपने ऊपर हंसता हुआ देखकर मुंह बना लेती है जिसे देखकर सबकी हंसी और बढ़ जाती है क्योंकि शिव्यांशिका इस वक्त बहुत ही फनी लग रही थी। वीर जी शिव्यांशिका के पास आकर, तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है बेटा? शिव्यांशिका उदास होकर, वीर अंकल वो मैं आपके लिए खाना बना रही थी पर मेरी सब्जी तो जल गई। रुद्र शिव्यांशिका को देखकर, और ये आटे का क्या किया है तुमने? अरे मुझे पूड़ी बनानी थी, सोचा था पूड़ी तो बहुत ईजी होगी पर पता नहीं ये आटा कैसे मेरे हाथों से अलग ही नहीं हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने फेविक्विक लगा कर इसे मेरे हाथों से चिपका दिया है। शिव्यांशिका मुँह बनाकर कहती है। शिव्यांशिका की बात सुनकर एक बार फिर सब हंसने लगते हैं। दिशा जी शिव्यांशिका के पास आकर, पर बेटा तुम्हें जब खाना बनाने आता नहीं है तो तुम क्यों बना रही थी? शिव्यांशिका बोली, वो वीर अंकल और आप लोग हमारे शादी के इनकार से उदास हो गए थे इसलिए सोचा आप लोगों को खुश करने के लिए खाना बनाती हूँ, पर मेरी सब्जी तो जल गई और पूड़ी का तो पता नहीं क्या हो गया, लेकिन खुश होते हुए, मेरा हलवा अच्छा बना है देखिए, कहकर शिव्यांशिका दूसरी कढ़ाई खोलकर दिशा जी को दिखाती है। दिशा जी देखती हैं, दिखने में हलवा सचमुच बहुत अच्छा लग रहा था और उसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। वो शिव्यांशिका को देखकर, बेटा हलवा सचमुच अच्छा लग रहा है, अब तुम जाकर जल्दी से फ्रेश हो, तब तक तुम्हारी सब्जी और पूड़ी को मैं ठीक करती हूँ, फिर तुम अपने हाथों से अपने वीर अंकल को परोसना। दिशा जी की बात सुनकर शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए अपने रूम में चली जाती है। तभी वीर जी जल्दी से हलवे की कढ़ाई में से एक प्लेट में हलवा लेने लगते हैं। ये देखकर दिशा जी कहती हैं, वीर ये आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा रुक जाइए, शिव्यांशिका खुद देगी आपको। वीर जी हलवा निकालते हुए, अरे नहीं नहीं दिशा, अब मुझसे रुका नहीं जाएगा, इसमें से खुशबू वैसी ही आ रही है जैसे अंशिका भाभी सा के हाथ से बने हलवे से आती थी। इतने सालों बाद वही खुशबू सूंघ कर अब मुझसे रुका नहीं जाएगा, कहकर जल्दी से हलवा अपने मुंह में डाल लेते हैं। हलवा खाते ही वीर जी के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर वंश जल्दी से आता है और वीर जी की ही प्लेट में से हलवा खा लेता है। लेकिन ये क्या, वंश तो अपना मुंह बना लेता है। रुद्र वंश को देखकर, क्या हुआ, तू मुंह क्यों बना रहा है? वंश मुंह बनाकर, इसमें तो चीनी ही नहीं है। वीर जी को देखकर, मामू आप कैसे खा रहे हो ये बिना चीनी का हलवा? वीर जी मुस्कुराते हुए, मेरे लिए तो ये हलवा बहुत मीठा है वंश, क्योंकि इसमें मेरी बेटी की मेहनत, उसका प्यार और अपनापन भर भर के डाला है उसने।
बीर जी की बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। दिशा जी चीनी उठाकर हलवे में डालने लगती है। ये देखकर तन्वी बोलती है, चाची ये आप क्या कर रही हो? दिशा जी मुस्कुराते हुए, बेटा मैं इसमें चीनी मिलाकर इसकी कमी को पूरा कर रही हूँ। शिव्यांशिका ने हमारे लिए इतनी मेहनत की है, अगर उसको पता चला कि उससे हलवा भी ठीक से नहीं बना तो उसे बहुत दुख होगा, इसलिए मैं इसे ठीक कर रही हूँ। दिशा जी की बात सुनकर सबके होठों पर मुस्कान आ जाती है। सब बाहर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद शिव्यांशिका आती है। तब तक दिशा जी और रंजीता जी ने मिलकर पूरी सब्जी बना ली थी। शिव्यांशिका सबको अपने हाथों से परोसती है। सब हलवे की बहुत तारीफ करते हैं। हलवा वाकई में बहुत अच्छा बना था। दिशा जी के चीनी डालने से अब उसमें कोई कमी नहीं थी। जल्दी ही सब डिनर करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रुद्र शिव्यांशिका के रूम में आता है तो देखता है कि शिव्यांशिका सो रही है। उसके पास आकर वो प्यार से उसके माथे को चूमता है और बिना कोई शोर किए अपने रूम में चले जाता है। रुद्र के जाने के बाद शिव्यांशिका अपनी आंखें खोलती है और मुस्कुराती है। उसे मालूम था रुद्र उसके कमरे में ज़रूर आएगा, इसलिए वो जाग रही थी। जल्दी ही थकान की वजह से वो सो जाती है। अगली सुबह शिव्यांशिका और बाकी सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। जैसा कि अभी ज्ञान जी ने कहा था, जल्दी ही एचडी कॉलेज के कैंटीन में काम कर रहा तच्छील, जो कॉलेज वालों के लिए राजू था, वो गुफा से मिले सबूतों के आधार पर गिरफ्तार हो जाता है। उसकी सच्चाई पूरे एचडी कॉलेज के सामने आ जाती है। टीवी और सोशल मीडिया में ये खबर तेज़ी से फैल रही थी। एक बार फिर पुलिस डिपार्टमेंट पर लोगों को फ़ख्र होता है। हालांकि इन सब के असली हकदार तो वो लोग थे जो छुपकर अपने शहर की रक्षा करते थे, पर वो ये बात किसी को बता भी तो नहीं सकते थे। खैर, जहाँ तच्छील की गिरफ्तारी से सब खुश थे, वहीं वो लोग जो ड्रग्स के आदी हो चुके थे अब ड्रग्स कहाँ से मिलेंगे ये सोचकर परेशान हो चुके थे। तभी शिव्यांशिका अमृता और पीयूष के साथ एचडी कॉलेज पहुँचती है और कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करके उन लोगों से मिलने की इजाज़त लेती है जो ड्रग्स के आदी हो चुके थे। जल्दी वो सारे ड्रग एडिक्ट जिनके नाम पीयूष द्वारा बनाई लिस्ट में थे एक रूम में इकट्ठा होते हैं। शिव्यांशिका ने उनके पेरेंट्स को भी बुलाया था और वो सारे पेरेंट्स किसी दूसरे रूम में बैठे हुए थे। शिव्यांशिका और अमृता भी उस रूम में बैठे थे जहां वो सारे स्टूडेंट्स से दो तच्छील से ड्रग्स लेते थे। शिव्यांशिका देख सकती थी ड्रग एडिक्ट की संख्या 40-50 नहीं बल्कि 150-200 के आसपास थी। एक पल के लिए इतने सारे लोगों को देखकर अमृता भी परेशान हो गई थी, लेकिन शिव्यांशिका आज मूड बनाकर आई थी, इसलिए उसे कोई डर नहीं लगा क्योंकि उसके सामने उसका मकसद क्लियर था। शिव्यांशिका हाल में बैठे सभी स्टूडेंट्स की तरफ देखकर कहती है, हेलो हाय करने मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ और ना ही आप सबको अपना इंट्रो दूंगी। आप सब यहाँ हैं, इसका साफ मतलब है कि आप सब अपने राजू, जिसका असली नाम तच्छील है, की वजह से ही बैठे हैं। आप सबको लग रहा होगा कि आप लोगों के ड्रग्स लेने की वजह से मैं आप सबको कुछ कर दूंगी, पर ऐसा नहीं है। हाँ, ये सच है कि ड्रग्स कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ये लत आप लोगों को लगाई गई है, लगी नहीं है। कुछ दिनों पहले ही आप लोगों के ही कॉलेज के 2 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो दोनों मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पास ड्रग्स खरीदने के पैसे नहीं थे और अपनी लत की वजह से वो बिना ड्रग्स के भी नहीं रह सकते थे, इसलिए उन दोनों ने खुद को मारना बेहतर समझा। तो क्या आप सब भी वैसे ही मरना चाहते हैं? अगर हाँ तो यहीं बैठे रहिए, लेकिन अगर नहीं तो हम आपकी मदद करेंगे आपकी इस लत को छुड़ाने में, पर उसके लिए भी पहला कदम आप लोगों को ही बढ़ाना होगा। यकीन मानिए, आपका एक कदम आप सबकी ज़िंदगी बना देगा। हम सब इसलिए यहाँ आए हैं ताकि आप लोगों की लत छुड़ाने में हम आप सबकी मदद कर सकें। बाकी फैसला आपके हाथों में है। शिव्यांशिका अपनी बात कहकर चुप हो जाती है। तभी उन स्टूडेंट के बीच में से एक लड़की अपनी जगह से खड़ी होकर शिव्यांशिका से पूछती है, मैम आप कह रही हैं कि आप हमारी मदद करेंगी, मगर कैसे? अगर ड्रग्स नहीं मिलता है तो मैं कांपने लगती हूँ, अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगती हूँ। जब मैं खुद ही ये लत छोड़ नहीं पा रही हूँ तो आप मेरी मदद कैसे करेंगी? उस लड़की की बात सुनकर एक लड़का अपनी जगह से खड़ा होता है और शिव्यांशिका को देखकर कहता है, मैम ये सही कह रही है, हमें ड्रग्स नहीं मिलता तो हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हम नहीं छोड़ पाएंगे अपनी ये लत। उस लड़के की बात सुनकर एक और लड़की अपनी जगह से खड़ी होती है और कहती है, हाँ मैम हम अपनी लत नहीं छोड़ पाएंगे, आप लोगों ने तो राजू को भी गिरफ्तार कर लिया, अब हम क्या करेंगे?
एक और लड़का बोलता है, क्या गलती थी हमारी, हमें ये लत लगवा कर हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हमारे पास भी सुसाइड करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर आप हमें बचाना चाहती हैं तो राजू को वापस लाइए। उस लड़के की बात सुनकर हाल में बैठे सारे स्टूडेंट राजू को वापस लाओ, राजू को वापस लाओ चिल्लाने लगते हैं। सबका शोर सुनकर अमृता और पीयूष घबरा जाते हैं। वहीं शिव्यांशिका अभी भी वैसे ही बैठी हुई थी। शिव्यांशिका कहती है, मर जाइए। शिव्यांशिका के शब्द सुनकर हाल में सन्नाटा छा जाता है। शिव्यांशिका फिर कहती है, कर लीजिए सुसाइड और कायरों की तरह मर जाइए। शुक्र है कि यह 21वीं सदी है। अगर महाराणा प्रताप या महारानी लक्ष्मीबाई के समय आप जैसे कायर होते तो पता नहीं हमारे देश का क्या होता। अरे आप जैसे लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। आप लोग ड्रग्स की लत से परेशान होकर मरने चले हैं। अरे आप लोग सिर्फ 2 महीने से ड्रग्स ले रहे हैं, उनसे पूछिए जो सालों से ड्रग्स लेते आए हैं और अब अपनी लत छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। सुसाइड करना बहुत आसान लगता है ना आप लोगों को। कभी ये सोचा है कि आप लोगों के सुसाइड करने के बाद आपके अपनों का क्या होगा? रुकिए मैं बताती हूँ, कहकर शिव्यांशिका पीयूष को इशारा करती है तो पीयूष 4 लोगों को अपने साथ लेकर आता है। शिव्यांशिका पीयूष के साथ आए उन 4 लोगों के पास जाती है और उन्हें देखकर सबसे कहती है, जानते हैं ये लोग कौन हैं? ये उन दोनों स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं जिन्होंने ड्रग्स ना मिलने की वजह से सुसाइड कर लिया था। शिव्यांशिका की बात सुनकर उन चारों को देखते हैं जिनमें 2 औरत और 2 आदमी थे। चारों की आंखों में आंसू थे और उनकी हालत भी ठीक नहीं थी। हालत देख रहे हैं इन चारों की। एक वक्त था जब इनके घर में इनके बच्चों की वजह से खुशियां थी और आज इनके घर में मातम छाया हुआ है। फिर बोले, आप लोगों के सुसाइड करने से आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा क्योंकि आप लोग तो शांति से मर जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा जानते हैं? आपकी माँ जिसने 9 महीने आप लोगों को अपने पेट में रखा, तकलीफ सहकर आप लोगों को जन्म दिया, जिसकी सुबह आप लोगों का चेहरा देखकर होती है, वो एक जिंदा लाश बनकर रह जाएगी या फिर कहो कि मर भी जाएगी, क्योंकि अपने जान से प्यारे बेटा या बेटी को खोना कोई आसान बात तो है नहीं। और आप लोगों के पिता जो आप लोगों के सामने सख्त बनकर रहते हैं, वो दिल से कमज़ोर हो जाएंगे। काम पर जाने में मन नहीं लगेगा क्योंकि अब कमाएं किसके लिए? जिसके लिए कमा रहे थे वो तो मर गया। खाना खाने का मन नहीं करेगा क्योंकि जिसके लिए खा रहे थे ताकि ज़िंदा रह सके वो तो सुसाइड कर चुका है। और बात तो तब बिगड़ेगी जब एक दिन आप लोगों के ही पेरेंट्स आत्महत्या कर लेंगे क्योंकि आप लोगों के बिना उनके जीने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। शिव्यांशिका की बात सुनकर सबकी नज़रें झुक जाती है। शिव्यांशिका सबको देखकर एक बार फिर कहती है, और क्या कहा आप लोगों ने? मैं राजू को छोड़ दूं, उस तच्छील को छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं कि आज यहाँ उस तच्छील की वजह से 200 स्टूडेंट बैठे हैं, कल 400 बैठे? क्या कहा आप लोगों ने? आप अपनी लत नहीं छोड़ पाएंगे, खुद की मदद नहीं कर पा रही हैं तो हम आपकी मदद कैसे करेंगे, राइट? तो मेरा जवाब ये है कि प्यार और विश्वास में बहुत ताकत होती है। बड़े से बड़े चट्टान भी इनके आगे घुटने टेक देते हैं। बस एक बार अपने पेरेंट्स का सोचो, अपने फ्यूचर का सोचो। आप में खुद ही वो ताकत आ जाएगी जिससे आप अपनी इस लत से छुटकारा पा सकेंगे। शिव्यांशिका की बात सबके दिमाग में घर कर चुकी थी। तभी एक लड़का उठकर शिव्यांशिका से कहता है, पर मैम ये लत इतनी बुरी भी नहीं है। ड्रग्स लेने से हमें बहुत शांति मिलती है, अच्छा लगता है हमें। उस लड़के की बात सुनकर शिव्यांशिका कहती है, थोड़ी देर की शांति और थोड़ी देर के अच्छा लगने के लिए आप अपनी पूरी ज़िंदगी अंधेरे में डाल रहे हैं। एक बात बताइए, तच्छील 2 महीने पहले कॉलेज में आया था, तो क्या इन 2 महीनों में आप सब ने अपनी फैमिली के साथ सुकून और शांति के पल बिताए हैं? क्या उन्हें थोड़ा सा भी समय दिया है? शिव्यांशिका का ये सवाल सुनकर सब चुप हो जाते हैं क्योंकि किसी ने भी पिछले 2 महीने से अपने परिवार पर ध्यान ही नहीं दिया। ड्रग्स की वजह से वो ज़्यादातर होश में ही नहीं रहते हैं। शिव्यांशिका सबको देखकर कहती है, चलिए इसे छोड़िए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप सब ने पिछली बार अपनी फैमिली के साथ खाना कब खाया था? या फिर अपनी माँ के हाथ के बने खाने की तारीफ़ कब की थी? या फिर अपने पापा के साथ बैठकर दिन भर क्या हुआ वो कब बताया था? या फिर ये बताइए कि आप अपनी फैमिली के साथ टूर पर कब गए थे? है कोई जवाब? कहकर शिव्यांशिका पीयूष की तरफ इशारा करती है तो पीयूष अपने साथ हाल में बैठे सब स्टूडेंट के पेरेंट्स को लेकर आता है। अपने अपने पेरेंट्स को देखकर सारे स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं। वहीं सारे पेरेंट्स की आंखों में आंसू थे क्योंकि उन्होंने दूसरे रूम में बैठकर शिव्यांशिका और अपने बच्चों के बीच की सारी बातें
एक स्क्रीन की वजह से देखी और सुनी थी। शिव्यांशिका सारे स्टूडेंट को देखकर, आप सबके पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है, जबकि आप सबके सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। चलिए मैं ही आप सबको अपने सवालों के जवाब देती हूँ। आप सब ने अपनी फैमिली के साथ पिछले 2 महीनों यानी कि जब से आपको ड्रग्स की लत लगाई गई है, ना ही इन 2 महीनों ने आपने अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खाया है, ना ही अपने माँ के हाथ के बने खाने की कोई तारीफ़ करी है। हाँ, इन 2 महीनों में आप सब ने उन पर चीखा चिल्लाया डांटा होगा, सही कह रही हूँ ना मैं? शिव्यांशिका सबको देखकर कहती है, जिनकी नज़रें शिव्यांशिका की बातों की वजह से नीचे हो गई थी। ड्रग्स आप सबको इतना खोखला बना दिया कि आप सब अपनी ख्याली दुनिया में ही रहने लगे हैं। आप सब अपने माँ बाप से दूर हो चुके हैं। तो क्या ये झूठा सुकून और शांति जो ड्रग्स की वजह से आपको मिलती है वो ठीक है? फैसला आप सबके हाथ में है। मेरा काम आप सबको समझाना है, जो मैंने कर दिया, बाकी आपकी मर्जी। कहकर शिव्यांशिका अपनी जगह से उठती है और एक नज़र हाल में सबकी तरफ डालती है। वो देखती है सबकी आंखों में आंसू थे। सारे स्टूडेंट अपनी नज़रें नीचे करके बैठे थे। किसी की भी अपनी नज़रें ऊपर उठाने की हिम्मत नहीं थी। वो सबको देखकर जाने लगती है। तभी एक लड़का उठकर शिव्यांशिका को आवाज़ लगाता है, मैम। आवाज़ सुनकर शिव्यांशिका पलटती है तो वो लड़का शिव्यांशिका को देखकर कहता है, हमें क्या करना होगा इस लत को छुड़ाने में? उस लड़के के साथ ही और भी कई सारे स्टूडेंट धीरे धीरे अपनी जगह से उठते हैं। जल्दी ही हाल में बैठे सारे स्टूडेंट अपनी जगह पर खड़े होकर एक साथ कहते हैं, मैम, हम ये लत छुड़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। सबकी बातें सुनकर अमृता और पीयूष के साथ वहाँ खड़े सारे पेरेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं। तभी अमृता आगे आकर, हम आप सबकी मदद करेंगे, पर आप सबको हमारा साथ देना होगा। अमृता की बात सुनकर सारे स्टूडेंट कहते हैं, एक साथ हम तैयार हैं। अमृता मुस्कुराते हुए, ठीक है। अमृता सारे स्टूडेंट की लत छुड़ाने में किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझसे कहना। विशेषज्ञों की मदद लो, डॉक्टरों से बात करो, इन सब स्टूडेंट को एक नई ज़िंदगी देना है। शिव्यांशिका अमृता को देखकर बोलती है। दोनों इस वक्त कार में थे और अनाथ आश्रम जा रहे थे जहां उन 20 बच्चों को रखा गया था। शिव्यांशिका की बात सुनकर अमृता कहती है, जी मैम, मैं आपको कल तक पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी कि हम किस तरह से उन स्टूडेंट की लत छुड़ाने में मदद कर सकते हैं। मैंने अपने हॉस्पिटल से भी काफ़ी सारे डॉक्टर्स से बात की है, वो मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। शिव्यांशिका बोली, ठीक है। शिव्यांशिका अभी बात कर ही रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर रुद्र का कॉल आता है। शिव्यांशिका रुद्र का कॉल देखकर फ़ोन उठाती है और फ़ोन पर कहती है, हाँ रूडी। रुद्र दूसरी तरफ से, तुम कहाँ हो शिवी? शिव्यांशिका बोली, रूडी, हम अनाथालय जा रहे हैं, बच्चों के पास। ओके, मैं भी वहीं पहुँचता हूँ, कहकर फ़ोन काट देता है। शिव्यांशिका अपना फ़ोन रखकर पीयूष को देखकर कहती है, पीयूष, अजय के बारे में कुछ पता चला? उसका कोई मैसेज या कॉल? शिव्यांशिका की बात सुनकर पीयूष कहता है, हाँ मैम, मैं आपको बताना भूल गया, अजय के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। काफ़ी दिनों से कोई मैसेज और फ़ोन भी नहीं आया है। अमृता डरते हुए, अजय ठीक तो होगा ना मैम? शिव्यांशिका अमृता की बात सुनकर कहती है, डोंट वरी अमृता, अजय बहुत अच्छा स्पाई है, वो खुद की हिफाजत करना बहुत अच्छे तरीके से जानता है। उसकी चिंता मत करो, वो ठीक होगा। वो हमें कोई मैसेज नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी उसके पास कुछ भी बताने के लिए नहीं है। शिव्यांशिका की बात सुनकर अमृता और पीयूष कुछ नहीं कहते। वो लोग जल्दी ही अनाथालय आ जाते हैं और शिव्यांशिका उन 20 बच्चों से मिलती है जो गुफा में उसे मिले थे। सारे बच्चे शिव्यांशिका को देखकर उससे आकर लिपट जाते हैं। शिव्यांशिका सबसे मिलती है, उसके बाद छोटी सी दिया को अपनी गोद में उठाकर सबसे पूछती है, आप सब कैसे हो बच्चों? कोई तकलीफ़ तो नहीं है यहाँ पर आप सबको? शिव्यांशिका की बात सुनकर सारे बच्चे बताने लगते हैं कि उन्हें यहाँ पर कितना मज़ा आ रहा है। वहीं दिया शिव्यांशिका के गले से लिपट कर कहती है, परी दीदी, आप हमसे मिलने रोज़ आया कीजिए ना, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमसे मिलने आती हैं। शिव्यांशिका बोली, ठीक है बेटा, अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं ज़रूर रोज़ आप सबके पास मिलने आया करूँगी। शिव्यांशिका की बात सुनकर सारे बच्चे खुश हो जाते हैं और शिव्यांशिका के साथ खेलने लगते हैं। जल्दी ही रुद्र भी अनाथालय शिव्यांशिका के पास आ जाता है। शिव्यांशिका सब बच्चों से रुद्र को मिलवाती है। शुरू में तो रुद्र को देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं, लेकिन शिव्यांशिका के कहने पर सारे बच्चे रुद्र के साथ भी खेलने लगते हैं।
थोड़ी देर बाद रुद्र और शिव्यांशिका सारे बच्चों से जल्दी मिलने आने का कहकर अनाथालय से चले जाते हैं। रुद्र अमृता और पीयूष को भी वापस जाने का कहकर शिव्यांशिका को अपने साथ ले जाता है। जल्दी रुद्र की कार हॉस्पिटल आकर रुकती है। शिव्यांशिका हॉस्पिटल देखकर रुद्र से पूछती है, रूडी, हम हॉस्पिटल क्यों आए हैं? आपकी तबीयत ठीक है ना? कोई दिक्कत है क्या? रुद्र शिव्यांशिका का सवाल सुनकर कहता है, रिलैक्स शिवी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम बस चलो मेरे साथ, कहकर शिव्यांशिका को हॉस्पिटल के अंदर लेकर आता है। जल्दी ही रुद्र और शिव्यांशिका डॉक्टर के केबिन में आते हैं। अंदर आकर शिव्यांशिका जैसे ही डॉक्टर को देखती है तो हैरानी से कहती है, आप? रुद्र शिव्यांशिका का सवाल सुनकर कहता है, रिलैक्स शिवी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम बस चलो मेरे साथ, कहकर रुद्र शिव्यांशिका को हॉस्पिटल के अंदर लेकर आता है। जल्दी ही रुद्र और शिव्यांशिका डॉक्टर के केबिन में आते हैं। अंदर आकर शिव्यांशिका जैसे ही डॉक्टर को देती है तो हैरानी से कहती है, आप? अरे शिव्यांशिका आओ। सामने डॉक्टर माथुर बैठे थे, जो शिव्यांशिका की आवाज़ सुनकर रुद्र और शिव्यांशिका की तरफ देखकर कहते हैं। शिव्यांशिका और रुद्र डॉक्टर माथुर के केबिन में अंदर आते हैं और उनके सामने बैठ जाते हैं। शिव्यांशिका रुद्र को देखकर पूछती है, रूडी, आप मुझे डॉक्टर माथुर के पास क्यों लेकर आए हैं? शिव्यांशिका का सवाल सुनकर डॉक्टर माथुर कहते हैं, दरअसल मैंने ही रुद्र से कहा था कि वो एक बार तुम्हें मेरे पास चेकअप के लिए ले आए। जब उसने मुझे बताया कि तुमने अपने पैनिक अटैक पर बिना किसी पिल्स के कंट्रोल पाया तो मैं काफ़ी आश्चर्य हुआ। तुम्हारा चेकअप करने के लिए मैंने ही रुद्र से कहा था कि वो एक बार तुम्हें यहाँ ले आए। डॉक्टर माथुर की बात सुनकर शिव्यांशिका रुद्र की तरफ देखकर कहती है, इसमें सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ रूडी की है डॉक्टर माथुर, मैंने तो सिर्फ वही किया जो इन्होंने इतने दिनों से मुझसे करवाया। आप बेशक मेरा चेकअप कर सकते हैं, मैं चाहूँगी आप ये कहें कि मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हूँ। शिव्यांशिका की बात सुनकर डॉक्टर माथुर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारी बातों से ही समझ में आ रहा है शिव्यांशिका कि तुम अब काफ़ी बेहतर हो, लेकिन फिर भी एक डॉक्टर होने के नाते मैं चेकअप करना चाहूँगा, इसलिए प्लीज़ मेरे साथ चलो। डॉक्टर माथुर की बात सुनकर शिव्यांशिका उनके साथ चली जाती है और रुद्र उनके केबिन में ही वेट करने लगता है। लगभग 20 मिनट बाद डॉक्टर माथुर शिव्यांशिका के साथ अपने केबिन में आते हैं। रुद्र दोनों को देखता है। डॉक्टर माथुर काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, वहीं शिव्यांशिका के होठों पर भी एक अलग ही चमक थी। रुद्र डॉक्टर माथुर को देखकर कहता है, डॉक्टर माथुर, शिवी ठीक है ना? आपने उसका चेकअप किया, वो ठीक है ना? डॉक्टर माथुर मुस्कुराते हुए, हाँ रुद्र, तुम्हारी शिवी ठीक है, इनफैक्ट बहुत बेहतर है, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिसमें सुधार की ज़रूरत है, बट तुम जो अब तक शिव्यांशिका के साथ उसकी मेडिटेशन वगैरह और खाने पीने का ध्यान रख रहे हो वो करते रहो, जल्दी ही शिव्यांशिका पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। एंड वन मोर थिंग, पैनिक अटैक तो नहीं आएंगे, बस थोड़ी बहुत कभी कभी कपकपी या पसीना आएगा, तो उसे देखकर घबराना नहीं, बस शिव्यांशिका को खुश रखो, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी। एंड गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू। डॉक्टर माथुर की बात सुनकर रुद्र और शिव्यांशिका दोनों मुस्कुराते हुए उनके केबिन से चले जाते हैं। डॉक्टर माथुर की कही एक एक बात दोनों के लिए किसी गुड न्यूज़ से कम नहीं थी। शिव्यांशिका, जिस पर इतने साल से कोई दवाई काम नहीं कर पाई, वो केवल रुद्र के साथ से ही ठीक होने लगी थी। वहीं रुद्र ये जानकर खुश था कि उसकी शिवी अब नॉर्मल हो रही है और उसके लिए ये बात बहुत बड़ी थी, बहुत मायने भी रखती थी। रुद्र और शिव्यांशिका हॉस्पिटल से सीधा ऑफिस और कॉरपोरेशन चले जाते हैं। भले ही वो स्पाई थे, लेकिन दुनिया की नज़र में तो रुद्र एक बिजनेसमैन ही था और उसे अपना ऑफिस भी संभालना था। दोनों जल्दी आर कॉरपोरेशन आकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहीं बंस अपने एक फ्रेंड से मिलकर आ रहा था, तभी अचानक रास्ते में एक कुत्ते का बच्चा आ जाता है, जिसको बचाने के चक्कर में बंस अपने कार का स्टीयरिंग अचानक से घुमा देता है, जिससे उसकी गाड़ी संभल नहीं पाती और एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। टक्कर बहुत ज़ोरदार हुई थी, आसपास के लोग इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन किसी ने भी कार का डोर खोलकर वंश को देखने की जहमत नहीं उठाई। वंश के सिर से खून बह रहा था, उसके हाथ पर भी कुछ खरोंचें थी। तभी भीड़ को चीरती हुई एक लड़की कार के पास आती है और डोर खोलकर वंश को देखती है। वंश के सिर से खून बह रहा था, उसके हाथ पर भी कुछ खरोंचें आई थी, वो बेहोश था। वो लड़की जल्दी से अपने बैग से पानी निकालकर वंश के ऊपर पानी की छींटे डालकर उसे होश में लाती है
और कुछ लोगों की मदद से उसे अपनी कार में बैठाकर हॉस्पिटल निकल जाती है। जल्दी वो लड़की और वंश हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। लड़की अपनी कार से उतरती है और वंश की तरफ आकर आराम से उसे कार से बाहर निकालती है। तभी एक वार्ड बॉय आकर उस लड़की से कहता है, अरे डॉक्टर अमृता, इन्हें क्या हुआ? अमृता वार्ड बॉय को देखकर, रमेश, इनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था, इन्हें थोड़ी बहुत चोटें लगी हैं, तुम प्लीज़ इन्हें मेरे केबिन में लेकर चलो। अमृता की बात सुनकर रमेश वंश को लेकर अमृता के केबिन में आता है। वंश को होश आ चुका था, मगर सिर पर चोट की वजह से उसे हल्के हल्के चक्कर आ रहे थे, जिस वजह से वो खुद से नहीं चल पा रहा था। अमृता अपने केबिन में आती है और वंश की चोटों पर मरहम लगाने लगती है। जहां अमृता का ध्यान वंश की चोटों पर पट्टी करने पर लगा हुआ था, वहीं वंश की नज़रें सिर्फ अमृता के चेहरे पर थी। आज पहली बार वंश को अपने दिल में एक अजीब सा एहसास हो रहा था। वो हंसमुख और चुलबुला वंश आज अमृता को देखकर कुछ अलग ही फील कर रहा था। उसकी नज़रें अमृता के चेहरे से हट ही नहीं रही थीं। वहीं अमृता को भी कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। वो वंश के करीब आकर उसकी बैंडेज तो कर रही थी, पर उसकी धड़कनें वंश की करीबी से ही शोर कर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। अमृता जल्दी से वंश की बैंडेज करके उससे दूर होती है और वंश को देखकर कहती है, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, फिर चले जाइएगा, कहकर जाने लगती है। तभी वंश अमृता का हाथ पकड़ लेता है। वंश के अमृता का हाथ पकड़ने से अमृता और वंश दोनों को ही एक अलग सा एहसास होता है। अमृता पीछे मुड़कर वंश को देखती है तो वंश उसे देखकर कहता है, आप प्लीज़ थोड़ी देर यहाँ बैठ जाइए, जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठकर। वंश की बात सुनकर अमृता मना नहीं कर पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं अमृता को भी वंश का साथ बहुत सुकून दे रहा था, और वो वहीं उसके पास बैठ जाती है। वंश अमृता को देखकर कहता है, थैंक्स मेरी मदद करने के लिए। अमृता मुस्कुराते हुए, इट्स ऑल राइट, बट एक डॉक्टर होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ था। वंश मुस्कुराते हुए, वैसे डॉक्टर, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अमृता मुस्कुराते हुए बोली, एक शर्त पर, जब आप मुझे आप बोलना बंद करेंगे। वैसे मेरा नाम अमृता जायसवाल है। वंश मुस्कुराते हुए बोला, नाइस नेम डॉक्टर अमृता, और मैं वंश रंधावा हूँ। अमृता मुस्कुराते हुए, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर रंधावा। वंश अमृता को देखकर, आप, सॉरी, तुम मुझे वंश बुलाओ तो मुझे अच्छा लगेगा। इसी तरह वंश और अमृता काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं। फिर वंश अमृता से जल्दी मिलने का बोलकर चला जाता है। वंश हॉस्पिटल से सीधा रघुवंशी विला पहुंचता है। हाल में सब बैठे थे। सबको देखकर वंश थोड़ा सा टेंस हो जाता है, क्योंकि उसे मालूम था यदि सब उसे ऐसे देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे और 10 सवाल करने लगेंगे। लेकिन इससे पहले कि वंश कुछ सोच पाता, अंशिका की नज़र वंश पर पड़ती है। उसके माथे पर पट्टी बंधी देखकर वो घबरा जाती है और उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ वंश भाई, आपको चोट कैसे लगी? अंशिका ने घबराहट में इतनी तेज़ बोला था कि हर किसी की नज़र वंश पर आकर रुकती है। वंश को चोट लगी देखकर हर कोई परेशान हो जाता है। सब अपनी जगह से उठकर वंश के पास आ जाते हैं। वंदना जी परेशान होकर, वंश तुझे इतनी चोट कैसे लगी? वंश बोला, कुछ नहीं मॉम, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, बट डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वंश की बात सुनकर वंदना जी परेशान होते हुए कहती हैं, ऐसे कैसे ठीक है, कितनी गहरी चोट दिख रही है, कैसी गाड़ी चलाता है तू, आराम से नहीं चला सकता? दिशा जी वंदना को रोकते हुए, दीदी पहले उसे बैठने तो दीजिए, उसे कितनी चोट लगी है। दिशा जी की बात सुनकर वंदना जी चुप हो जाती हैं और सब वंश को लेकर हाल में आ जाते हैं और सोफे पर बिठा देते हैं। दिशा जी वंश को देखकर पूछती हैं, बेटा तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ कैसे? दिशा जी की बात सुनकर वंश उन्हें पूरी बात बताता है कि कैसे एक कुत्ते को बचाने के लिए उसने गाड़ी एकदम से मोड़ दी थी और फिर वो पेड़ से जाकर टकरा गई, और फिर कैसे एक डॉक्टर ने आकर उसे बचाया और उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर गई और फिर उसकी पट्टी की। वंश की पूरी बात सुनकर वंदना जी खुश होते हुए कहती हैं, डॉक्टर तो बड़ी अच्छी है, तूने उसका नाम पूछा? वंदना जी का सवाल सुनकर वंश मुस्कुराते हुए कहता है, डॉक्टर अमृता जायसवाल। वंदना जी मुस्कुराते हुए, देखने में कैसी है, सुंदर है ना? वंश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ माँ सुंदर है, बहुत अच्छी है, मैं जब तक हॉस्पिटल में रहा वो मेरे पास ही बैठी रही। वंदना जी बोली, उसके घर में कौन कौन है? अंशिका वंदना जी के सवाल सुन सुनकर तंग आ गई थी। वंदना जी के सवाल खत्म ही नहीं हो रहे थे।
वो तंग आकर कहती है, माँ आप उस डॉक्टर की इंक्वायरी तो ऐसे कर रही हैं जैसे वंश भाई के साथ आपको उसकी शादी करवानी है। अंशिका की बात सुनकर जहाँ सब मुस्कुराने लगते हैं वहीं वंदना जी मुँह बनाकर चुप हो जाती हैं। शाम हो जाती है। रुद्र और शिव्यांशिका भी आज जल्दी ऑफिस से आ गए थे। शिव्यांशिका को सिंह मेंशन छोड़कर रुद्र जब रघुवंशी विला आता है तो देखता है सारे लोग हॉल में बैठे थे और गेस्ट लिस्ट तैयार कर रहे थे। रुद्र सबके पास आता है, तभी उसकी नज़र वंश की चोट पड़ जाती है। रुद्र वंश के पास आकर चिंता से कहता है, वंश तुझे चोट कैसे लगी? रुद्र का सवाल सुनकर वंश अपने सर पर हाथ रख लेता है। वहीं बाकी सब हंसने लगते हैं क्योंकि जैसे जैसे लोग आ रहे थे सब उससे यही सवाल कर रहे थे। सबके सवालों का जवाब देते देते आज जो कुछ भी हुआ वंश को वो मुँहजुबानी रट चुका था। अब उसकी हालत ऐसी थी कि अगर कोई नींद में भी उससे पूछता तो आज की पूरी घटना सबको नींद में भी सुना सकता था। वंश की हालत देखकर अक्षय मुस्कुराते हुए रुद्र को वंश के एक्सीडेंट की पूरी घटना सुनाता है और उसे ये भी बताता है कि कैसे वंश सबके सवाल सुन सुनकर तंग आ चुका है। वंश की हालत देखकर रुद्र भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाता और वंश को चिढ़ाते हुए कहता है, आज तुझे समझ में आया कि तेरी बातें सुनकर हमारा क्या हाल होता है। रुद्र की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और वंश अपना मुंह बना लेता है। सब बैठकर बातें कर रहे थे, तभी रुद्र को पता चलता है कि आदित्य और काव्या आदित्य के घर जा चुके हैं क्योंकि आदित्य को कोई काम आ गया था जिस वजह से उसे जाना पड़ा। सब ऐसे ही बातें करते हैं। फिर रुद्र सबसे डिनर पर मिलने का कहकर अपने रूम में चला जाता है। जल्दी डिनर का टाइम होता है और सब डिनर करके अपने रूम में सोने चले जाते हैं। अगली सुबह 4 बजे सिंह मेंशन में शिव्यांशिका भी सो रही थी। आज उसके उठने का बिल्कुल मन नहीं था, तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके बहुत करीब बैठा हुआ और उसे निहार रहा है। ये महसूस करते ही शिव्यांशिका डरने या घबराने की बजाय मुस्कुरा देती है और अपना सिर उस साये की गोद में रख लेती है। शिव्यांशिका के ऐसा करते ही रुद्र जो खिड़की से उसके रूम में आया था और उसके करीब बैठकर उसे निहार रहा था वो मुस्कुरा देता है और शिव्यांशिका के माथे को झुककर प्यार से चूम लेता है। रुद्र शिव्यांशिका को देखकर, शिवी जल्दी से उठो, हमें मेडिटेशन करना है। शिव्यांशिका बोली, रूडी सोने दीजिए ना, अब तो डॉक्टर माथुर ने भी कह दिया है कि मैं ठीक हूँ, तो फिर मेडिटेशन की क्या ज़रूरत है। शिव्यांशिका की बात सुनकर रुद्र कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, शायद तुमने ढंग से सुना नहीं। डॉक्टर माथुर ने कहा था तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हो, अभी भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिनमें सुधार की ज़रूरत है, इसलिए तुम मेडिटेशन करना नहीं छोड़ोगी। अब जल्दी से उठो, कोई बहाना नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारा। शिव्यांशिका बोली, रूडी प्लीज़ सोने दीजिए ना। रुद्र बोला ना उठो, अगर तुम नहीं उठी तो मैं दोबारा कभी तुम्हारे रूम में ऐसे तुम्हें उठाने नहीं आऊँगा, फिर ऐसे ही सोते रहना चाह रहा हूँ मैं। रुद्र की बात सुनकर शिव्यांशिका जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है और उठकर बैठते हुए कहती है, मुझे छोड़कर आप कहीं नहीं जा सकते रूडी, अगर आप मुझे छोड़कर गए ना तो मुझे भी नहीं पता मेरा क्या होगा। शिव्यांशिका की बात सुनकर रुद्र मुस्कुरा देता है और उसके पास आकर उसे अपने गले से लगा लेता है। नहीं जाऊंगा कहीं पर, अब तुम जल्दी से रेडी हो। रुद्र की बात सुनकर शिव्यांशिका जल्दी से फ्रेश होने चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों मेडिटेशन के लिए चले जाते हैं। शिव्यांशिका और रुद्र हेडक्वार्टर में मीटिंग रूम में बैठे हुए थे। उनके आसपास रोनी, जैक, तारा, पीयूष और अमृता बैठे थे और सामने अभिज्ञान जी बैठे हुए थे। उन सब के बीच माया को लेकर ही डिस्कशन हो रहा था। अभिज्ञान जी शिव्यांशिका को देखकर कहते हैं, ऑफिसर शिव्यांशिका, माया के बारे में कुछ पता चला? वो कब तक इंडिया आ रही है? अभिज्ञान जी की बात सुनकर शिव्यांशिका कहती है, नहीं चीफ, अभी कुछ ऐसा पता नहीं चला है। अजय के बारे में कुछ पता चला पीयूष? शिव्यांशिका की बात सुनकर पीयूष उससे कहता है, मैम अजय की कोई खबर नहीं मिल रही है। शिव्यांशिका और पीयूष की बात सुनकर रुद्र शिव्यांशिका से पूछता है, ये अजय कौन है शिवी? अजय हमारी टीम का मेंबर है, वो माया के पास है। आज तक हमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन माया की मिली है सब अजय की वजह से मिली है और अब उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। शिव्यांशिका रुद्र के सवाल का जवाब देते हुए कहती है। जैक बोला, तो क्या अजय पकड़ा गया? शिव्यांशिका बोली, नहीं, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। वैसे ये होना मुश्किल है क्योंकि अजय एक बहुत ही काबिल ऑफिसर है। उसे अपने आप को सेफ कैसे रखना है ये वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है।
रोनी बोली, तो अब माया के बारे में हम कैसे पता करें? उसका सामना करने के लिए हमें उसके बारे में जानना ज़रूरी है। अभी तक हमने केवल उसकी तस्वीरें और उसके कारनामे देखे, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कब इंडिया आ रही है। तारा रुद्र को देखकर, बॉस आपके डैड ने तो माया को अपनी कस्टडी में रखा था, वो हमें उसके बारे में बता सकते हैं। तारा की बात सुनकर रुद्र कहता है, नहीं, यदि हम उनसे इस बारे में पूछेंगे तो उनका सबसे पहले सवाल यही होगा कि हम उनसे माया के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, और हम उन्हें ये सब नहीं बता सकते। उन्हें तो अभी ये भी नहीं पता है कि मैं उनकी ही तरह एक स्पाई हूँ। रुद्र की बात सुनकर जैक कहता है, तो कोई और जो वीर अंकल के साथ माया के केस में था उससे पता कर सकते हैं। जैक की बात सुनकर तारा कहती है, पर ऐसा कौन होगा? तारा की बात सुनकर अभिज्ञान जी कहते हैं, है अश्विन सोलंकी। अभिज्ञान जी की बात सुनकर सब एक साथ कहते हैं, अश्विन सोलंकी? अभिज्ञान जी बोले, हाँ, वो वीर और शिव के साथ उनके माया वाले केस में काम कर रहा था, हमें उससे मदद मिल सकती है। वो तो माया से मिला भी है और काफ़ी कुछ माया के बारे में जानता भी होगा। रुद्र कहता है, तो चीफ उनसे बात करिए ना, उनसे पूछिए कि क्या वो हमारी मदद करेंगे। रुद्र की बात सुनकर अभिज्ञान जी कहते हैं, हाँ, मैं अभी बात करके आता हूँ। कहकर वो अपना फ़ोन लेकर साइड में चले जाते हैं। अब सबकी आखिरी उम्मीद अश्विन सोलंकी ही थी। थोड़ी देर बाद अभिज्ञान जी अपना फ़ोन लेकर वापस आते हैं और सबको देखकर कहते हैं, ऑफिसर, अश्विन सोलंकी मान गए हैं, वो आज मिलने के लिए तैयार है, पर वो हेडक्वार्टर नहीं आएंगे, वो एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बोल रहे हैं। अभिज्ञान जी की बात सुनकर रुद्र कहता है, ठीक है चीफ, हम सब उनसे मिलने जाएंगे। अभिज्ञान जी कहते हैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद रुद्र और शिव्यांशिका तारा, जैक, रोनी, पीयूष और अमृता के साथ एक रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। जल्दी ही सब रेस्टोरेंट के बाहर थे। वहीं वीर जी जो अपनी एक मीटिंग के लिए उसी रेस्टोरेंट में आए हुए थे, लेकिन मीटिंग कैंसिल होने की वजह से वापस जा रहे थे। उनकी नज़र रुद्र और शिव्यांशिका पर पड़ती है। दोनों को वहां देखकर वो उनके पास जाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनके साथ तारा, जैक, रोनी, एक लड़का और एक लड़की भी हैं। वो अपनी घड़ी में टाइम देखकर कहते हैं, रुद्र इस टाइम पर यहाँ क्या कर रहा है? इस टाइम पर तो उसे अपने ऑफिस आर कॉरपोरेशन में होना चाहिए, और अगर मीटिंग के लिए भी आया है तो जैक और रोनी यहाँ क्या कर रहे हैं? उनकी तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कंपनी है। मैं काम करता हूँ, उसको फ़ोन लगाकर पूछ लेता हूँ, कहकर रुद्र को कॉल लगा देते हैं। रुद्र जो रेस्टोरेंट के अंदर जा रहा था, उसका फ़ोन रिंग करता है। वो फ़ोन देखता है, सो उसमें डैड शो हो रहा था। वो कॉल पिक करके कहता है, जी डैड। वीर जी कहते हैं, रुद्र तुम कहाँ हो बेटा? वीर जी का सवाल सुनकर रुद्र उनसे कहता है, डैड और कहाँ रहूँगा, मैं अपने ऑफिस में हूँ। रुद्र का झूठ सुनकर वीर जी उससे कुछ नहीं कहते और फ़ोन काट देते हैं। रुद्र के दिमाग में इस वक्त अश्विन सोलंकी चल रहा था, इसलिए वो भी वीर जी की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और अपना फ़ोन वापस पॉकेट में डालकर रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। रुद्र को रेस्टोरेंट के अंदर जाता देखकर वीर जी खुद से कहते हैं, रुद्र ने मुझसे झूठ बोला, पर क्यों? ऐसी क्या बात हो गई कि रुद्र को अपने डैड से झूठ बोलना पड़ा? वीर जी कुछ सोचकर वापस से रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं और रुद्र और बाकी सबके पास ही एक टेबल में जाकर बैठ जाते हैं। वो कुछ इस तरह बैठे थे कि रुद्र या किसी की भी नज़र उन पर नहीं जाती, लेकिन वीर जी सबको आसानी से देख सकते थे। रुद्र और बाकी सब अश्विन का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद रुद्र और बाकी सब का इंतज़ार खत्म होता है और लगभग 50 से 55 साल का आदमी साधारण कपड़ों में रुद्र और बाकी सबके पास आकर बैठता है। वीर जी की नज़र जब उस आदमी पर जाती है तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वहीं अश्विन सोलंकी सबसे मिलते हैं और उसके बाद सब मिलकर उनसे अपने सवालों के जवाब लेने लगते हैं। अश्विन उन्हें माया के बारे में जो कुछ पता था सब बताते हैं और साथ ही अपने साथ लाई हुई एक फाइल रुद्र की तरफ बढ़ा देते हैं। काफ़ी देर तक सब उनसे मिलकर बातें करते हैं। रुद्र अश्विन सोलंकी को देखकर, थैंक यू सो मच अंकल, आपने हमारी बहुत मदद की। अगर आप हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो शायद हम कुछ नहीं कर पाते। थैंक यू, आपकी इन्फॉर्मेशन सचमुच हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। रुद्र की बात सुनकर अश्विन जी कहते हैं, बेटा मैंने तो वही किया जो एक सच्चे देशभक्त का काम होता है। अश्विन की बात सुनकर शिव्यांशिका मुस्कुरा देती है। सब ऐसे ही थोड़ी देर बात करते हैं, फिर रुद्र, शिव्यांशिका और बाकी सब चले जाते हैं।
अश्विन भी जाने लगते हैं। तभी वीर जी अपनी जगह से उठकर अश्विन के पास आ जाते हैं। वीर जी बोले, अश्विन। अपना नाम सुनकर अश्विन सोलंकी पीछे पलटते हैं और अपने सामने वीर जी को देखकर खुश हो जाते हैं और उनके गले लग जाते हैं। अश्विन मुस्कुराते हुए, तुम कैसे हो वीर? वीर जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं ठीक हूँ, और तुम कैसे हो? अश्विन जी बोले, मैं ठीक हूँ। वीर जी अश्विन जी से कहते हैं, अश्विन तुम यहाँ रुद्र, शिव्यांशिका और बाकी सबके साथ क्या कर रहे हो? अश्विन जी बोले, अरे उन लोगों को माया की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो मेरे पास फाइल पड़ी थी, बस वही देने आया था। अश्विन जी की बात सुनकर वीर जी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहते हैं, क्या कहा तुमने, माया की फाइल? अश्विन जी बोले, हाँ, अब वैसे भी मैं तो स्पाई रहा नहीं, तो मैं वो फाइल रख कर क्या करता, इसलिए मैंने उन लोगों को दे दी। अब वो लोग स्पाई हैं और माया के पीछे हैं तो वो फाइल उनके काम आएगी। वीर जी हैरानी से, वो लोग स्पाई हैं? अश्विन जी बोले, हाँ, वो भी हमारी तरह देश की सेवा कर रहे हैं। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारा बेटा काफ़ी होनहार है। अश्विन जी की बात सुनकर वीर जी को बहुत बड़ा शौक लगता है। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता है कि वो क्या बोलें। रुद्र जी अश्विन जी से बाद में मिलने को बोलकर तुरंत उस रेस्टोरेंट से चले जाते हैं। रुद्र ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, सब कुछ जानते हुए भी वो स्पाई कैसे हो सकता है ये? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।